हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है यूकेपीसीएस के आने वाले एग्जाम पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, कनीय सहायक, समूह के जितने भी एग्जाम हों उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का देवनागरी लिपि, जो कि आज भाषा का जो पहला आपका चैप्टर है सिलेबस का, उसका अंतिम टॉपिक है देवनागरी लिपि। इसके बारे में हम बात करेंगे हिंदी में। आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की। ठीक है, देवनागरी लिपि। लिपि क्या होती है? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें लिपि की, मैं कोई भी वर्ण है या फिर कोई भी शब्द है, कोई भी बात को अपने मुंह से अगर उच्चारित कर रहा हूँ, एक ध्वनि के माध्यम से उच्चारित करता हूँ। जैसे मैं अपना नाम लेता हूँ रवि, तो मैं एक ध्वनि निकाल रहा हूँ र वी, तो दो ध्वनियाँ हैं यहाँ पर, र वी। तो इस प्रकार इसको अगर मैं एक संकेत के रूप में लिख लूँ, एक संकेत के रूप में या फिर चिन्ह के रूप में इसको लिखित रूप दे दूँ, तो उसी को हम कहते हैं लिपि। जैसे मैंने ध्वनि निकाली अ, और अगर मैं इसको एक लिखित रूप में इस प्रकार का संकेत दे दूँ तो ये बन जाएगी मेरी लिपि। अगर मैं बोलता हूँ क, जो मैंने बोला वो उसी को मैंने इस प्रकार का एक संकेत दे दिया या फिर इसको मैंने एक चिन्ह का रूप दे दिया, तो ये कहलाती है लिपि। तो आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की। तो देवनागरी लिपि के बारे में सर्वप्रथम अगर हम बात करें, देवनागरी लिपि के बारे में आज हम बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इसके स्वरूप पूछ लिया जाता है। देवनागरी लिपि का स्वरूप आपसे पूछा जाता है। तो इसका जो स्वरूप है आपका अक्षरात्मक स्वरूप है। इसका स्वरूप अक्षरात्मक है। एक इस वर्णात्मक स्वरूप भी होता है, वर्णात्मक स्वरूप, जो आपकी रोमन लिपि होती है। रोमन लिपि जो इंग्लिश जिसमें लिखी जाती है, रोमन लिपि में 1 2 इस टाइप से, तो ये रोमन लिपि है अंग्रेजी वाली। अगर हम इसके स्वरूप की बात करें रोमन लिपि की, तो वो वर्णात्मक स्वरूप है। अगर हम देवनागरी लिपि के स्वरूप की बात करें तो अक्षरात्मक है। लेकिन बहुत से यहाँ पर बुक्स हैं जिसमें जो आपका देवनागरी लिपि है उसका स्वरूप अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों दे रखा है, तब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए अगर आपके एग्जाम में अक्षरात्मक आता है और वर्णात्मक आता है तो आप अक्षरात्मक को टिक करेंगे। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, अक्षरात्मक और वर्णात्मक दोनों ही अगर एक ऑप्शन में दिखाई देता है, तब आप इन दोनों को ही टिक करेंगे। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की कोशिश करना, वरना अक्षरात्मक यहाँ पर इसका ज़्यादा सही आंसर माना जाएगा। इसका जो दूसरा स्वरूप है, ये हमेशा बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाएं से दाएं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि जो देवनागरी लिपि है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, फिर दाएं से बाएं, तो आप बोलेंगे बाएं से दाएं, यानी कि लेफ्ट टू राइट। इसके विपरीत में जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे कि आपकी उर्दू है, फारसी है, ये जो लिपियां हैं वो आपकी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि के विपरीत क्रम में। ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। और यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं देवनागरी लिपि से? देवनागरी लिपि को फारसी लिपि, जब यहाँ पर मुगल चल रहा था, मुगल काल था, तो उस समय यहाँ की जो दरबार की भाषा थी वो थी फारसी। फारसी दरबारी भाषा थी और लिपि फारसी थी। तो फारसी के स्थान पर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग करने का सर्वप्रथम प्रयास अगर आपसे पूछा जाता है तो राजा शिव प्रसाद है। राजा शिव प्रसाद, ये नाम आपको याद करना है। इन्होंने 1868 में, कब? 1868 में सर्वप्रथम प्रयास किया था। ये आपको ध्यान में रखना है, वर्ड पर ध्यान देना आप कि ये प्रयास लिख रहा हूं मैं। सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? तो सर्वप्रथम प्रयास राजा शिव प्रसाद के द्वारा किया गया था। इन्होंने फारसी के स्थान पर हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को मानने की बात यहाँ पर की थी। इसके बाद
देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग हमको प्रयोग किया हुआ कहाँ पर मिलता है, इसका कोई साक्ष्य है जो कि कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है हमको, एक शिलालेख है जो आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात में। और ये शिलालेख है आपका 700 से 800 ईस्वी का। और ये शिलालेख किसका है? गुजरात के एक राजा हैं, उनका नाम है जयभट्ट। तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। यानी कि जैसे आप देखते हैं अशोक के स्तंभ लेख हैं, अशोक ने स्तंभ लेख अपने लिखवाए थे, उसी प्रकार इनका जो शिलालेख है, शिलालेख मतलब है पत्थर का लेख, पत्थर में लिखे गए जो इनकी आज्ञा है, इनके बात है, इनकी जो विचारधारा है, ये जयभट्ट की, उन्होंने उसमें देवनागरी लिपि का प्रयोग किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। राजा जयभट्ट जो कि गुजरात के हैं, 700 से 800 ईस्वी के बीच में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग देवनागरी का अपने शिलालेख में किया था। इसके बाद हम बात करें विकास की, देवनागरी लिपि का विकास। तो अगर इसके विकास की बात करें तो एक है ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसी को हम यहाँ पर आदि जननी बोलते हैं, आदि जननी। ये जो है ब्राह्मी लिपि वो भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो दक्षिण भारत में बोली जाने वाली हो या फिर उत्तर भारत में, जितनी भी लिपियां हैं भारत में, उन सभी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। इसलिए इसको हम आदि जननी बोलते हैं सभी लिपियों की, इसलिए इसको देवनागरी लिपि की आदि जननी के रूप में भी जाना जाता है। ब्राह्मी लिपि जो है आपकी सर्वप्रथम वैदिक काल में ये शुरू हुई थी, वैदिक आर्यों के द्वारा इसका प्रचलन किया गया था। उसके बाद गुप्त काल में, गुप्त काल के बाद आप मध्यकाल में आएंगे, मध्यकाल के बाद आधुनिक भारत में देवनागरी लिपि को हम जानते हैं। ब्राह्मी लिपि का वैसे अगर प्रयोग देखें तो बौद्ध काल में, बौद्धकालीन जो ग्रंथ हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में, जो कि आपका जैसे कि अशोक का एक अभिलेख है, कालची अभिलेख, हमारे देहरादून में स्थित है, उसमें भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा का। तो ये इसीलिए ये जो ब्राह्मी लिपि है ये सभी लिपियों की आदि जननी के रूप में जानी जाती है। यहाँ से ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो ब्राह्मी लिपि है ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, इसकी दो शाखाएं अलग अलग विभाजित हो जाती है। एक है उत्तर ब्राह्मी और दूसरा है दक्षिण ब्राह्मी। दक्षिण ब्राह्मी यह है आपकी उत्तर ब्राह्मी। अब इसका मतलब क्या है? ये जो ब्राह्मी लिपि है इसकी दो शाखाएं यहाँ से निकल गई। एक तो उत्तर भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उनके लिए जो लिपियां हैं प्रचलित वो उत्तर ब्राह्मी में आ गई, और जो दक्षिण भारत में जितनी भाषाएं हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, इन सभी के लिए जो है वो आपकी दक्षिण लिपि के ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आ गई। इस दक्षिण में आप देखेंगे कौन कौन सी लिपियाँ प्रचलित है, तो तमिल लिपि यहाँ पर प्रचलित है जिसमें तमिल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तमिल लिपि को ही कलिंग लिपि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक बार, कलिंग लिपि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो तमिल लिपि के नाम से जाना जाता है। फिर आपसे दक्षिणी ब्राह्मी में एक होगी तमिल लिपि, दूसरा आपका तेलुगु कन्नड़ लिपि, तीसरा आपका आ गया मलयालम लिपि, और चौथा आपका आ गया ग्रंथ लिपि। एक टॉपिक आपका है इसी में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाएं। अब आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन में डाल देगा तेलुगु, तमिल, मलयालम, ग्रंथ लिपि, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई हैं।
इसीलिए अगर इनमें से कोई ऑप्शन आपको दिखाई देता है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या फिर तो आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करें उत्तर ब्राह्मी की, तो उत्तर ब्राह्मी का विकास अगर हम देखें, इसको हमने नहीं पढ़ना है दक्षिण ब्राह्मी को, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है देवनागरी लिपि और हमने उसका विकास क्रम देखना है कि वो कहाँ से विकसित हुई है। तो दक्षिण ब्राह्मी को ज़्यादा हम नहीं देखेंगे, उत्तर ब्राह्मी पर हम चलते हैं। तो उत्तर ब्राह्मी के का जो विकास है वो गुप्त ब्राह्मी के रूप में होता है। गुप्त ब्राह्मी, गुप्त ब्राह्मी के बाद सिद्ध मात्रका, सिद्ध मात्रका लिपि, ये ब्राह्मणी लिपि होगा, गुप्त लिपि। सिद्ध मात्रका लिपि के बाद आपकी आती है कुटिला लिपि, कुटिला लिपि। अब देखो, ब्राह्मी लिपि का विकसित रूप है उत्तर ब्राह्मी, उसका विकसित रूप है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि का है सिद्ध मात्रका लिपि और फिर उसका विकसित रूप आ गया कुटिला लिपि। ये जो कुटिला लिपि है ये दो भागों में फिर से हम इसको विभाजित कर देते हैं, दो शाखाओं में ये बढ़ जाती है। एक है आपकी नागरी और दूसरी है आपकी शारदा। दूसरी जो लिपि है वो है शारदा। ये जो शारदा है इसमें आपकी देखेंगे जो पंजाबी में पंजाबी बोली जाती है, पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। लहंदा, तो इतनी चीज़ें आपको शारदा लिपि से देखना है कि शारदा में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं, एक गुरुमुखी होगी, दूसरी आपकी लहंदा हो गई और एक आपका आता है कश्मीरी। कश्मीरी, तो शारदा लिपि में क्या क्या आ गया आपकी, गुरुमुखी, लहंदा और कश्मीरी। हमको ये भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा इसको आप ओवरव्यू कर लेना, ध्यान में रख लेना। तो अब हमारी जो शाखा चली कुटिला के बाद नागरी, कुटिला के बाद हमारी कहाँ चली, नागरी। ये भी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक हो जाती है आपकी पश्चिम की ओर, पश्चिम, और दूसरी हमारी आ जाती है पूर्व की ओर। सॉरी, यहाँ हमारी आएगी पूर्वी शाखा, ये हमारी होगी पूर्वी शाखा और यहाँ आएगी हमारी पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा। ये जो पूर्वी शाखा है यानी कि पूर्वोत्तर भारत में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपि है वो पूर्वी शाखा के अंतर्गत आती है। जो पश्चिमी भारत है जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, हमारा उत्तराखंड है, वहाँ पर जो भाषा बोली जाने वाली है उनकी जो लिपि है वो इस शाखा के अंतर्गत आएगी। ये जो पूर्वी शाखा है इसमें हमारी बांग्ला लिपि का विकास होता है, इसी में हमारी उड़िया लिपि का होता है, इसे में हमारी असमिया का हो जाता है, असमिया। ठीक है, आपको इतना ध्यान में रखना है। पूर्वी शाखा से बांग्ला, उड़िया और असमिया आ गई। इसके बाद हम चलेंगे पश्चिमी शाखा में। हमने ये भी नहीं देखना था, हमारा जो देवनागरी का विकास क्रम है वो इस तरीके से चलता आ रहा है। पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा में हमारी आ गई सर्वप्रथम राजस्थानी, दूसरा आ गया हमारा गुजराती और तीसरा आ गया देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट था, मेन टारगेट था कि देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार से हो रखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी के बाद उत्तर ब्राह्मी, उत्तर ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि से हमारी सिद्ध मातृका लिपि आई, यहाँ से फिर कुटिला लिपि, कुटिला के बाद नागरी, नागरी की पश्चिमी शाखा, पश्चिमी शाखा में देवनागरी लिपि।
तो हमसे यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हो रखा है, तो हम ब्राह्मी लिपि से भी बोल सकते हैं अगर इसकी आदि जननी पूछ लिया जाएगा। अगर ऑप्शन में ब्राह्मी नहीं है तो कुटिला है, तो हम यहाँ पर कुटिला को ऑप्शन में टिक कर लेंगे और कुटिला में भी नागरी को हम टिक करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका विकास क्रम देखते हैं देवनागरी लिपि का। अब यहाँ से कुछ और चीज़ें हैं जो कि हम देख लेते हैं। देवनागरी लिपि से और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। अब देवनागरी लिपि में जो भाषाएं हैं आपकी वही पूछी जाएंगी कि कौन सी भाषा है जो कि आपकी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती हैं। हम दक्षिण भारत की भाषाएं बोलेंगे, ठीक है, और हम उत्तर भारत की यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की भाषाएं बोलेंगे, जैसे कि बांग्ला हो गया, आपका उड़िया हो गया, असमिया हो गया। अगर देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं, हमने पश्चिम में देखा था कि संस्कृत हो गया, हमारा हिंदी होगी, ठीक है, ये सारी भाषाएं जो हैं वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसमें एक टॉपिक आता है देवनागरी लिपि के गुण और दोष। देवनागरी लिपि के गुण दोष से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, जैसे इसका एक दोष इस प्रकार से है, जैसे मैं लिखता हूँ हिंदी में अगर लिखूँ, हिंदी, मैंने हिंदी लिखा, लेकिन अगर मैं इसमें एक ऊपर से इस प्रकार से रेखा खींच देता हूँ, इस रेखा को बोलते हैं शिरोरेखा। इसमें मैंने शिरोरेखा खींच दिया ऊपर से, एक मैं हिंदी लिखता हूँ बिना शिरोरेखा के, तो क्या मेरे को कुछ अंतर दिखाई दे रहा है इसमें? ये भी हिंदी है, ये भी हिंदी है, लेकिन मैंने इसमें शिरोरेखा का प्रयोग कर रखा है, इसमें नहीं कर रखा है। तो यहाँ पर जो देवनागरी लिपि है उसमें हम शिरोरेखा का प्रयोग करते हैं। अगर हम ना भी करें इस शिरोरेखा का प्रयोग तो भी काम हमारा चल जाएगा, तो भी हमें समझ में आ जाएगी हिंदी, ठीक है। तो ये इसका क्या है, एक दोष है। क्या है? एक दोष है, जो कि शिरोरेखा का प्रयोग है। जैसे हम देखते हैं, एक लिखते हैं हम र, एक हम लिखते हैं रा, एक हम लिखते हैं ख, एक हम लिखते हैं ख। अगर किसी भी शब्द में ये सारी चीज़ें अगर हमको दिख जाती हैं, जैसे रा दिख गया या फिर ख दिख गया, तो हम इसमें यहाँ पर क्या है कि ये र है, वो है, ये र या वो, एक शब्द हम ले लेते हैं वो। अब मैं एक वर्ड लिखता हूँ रावण, एक मैंने लिखा रवड़, ठीक है। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, यहाँ पर मैं इसको र भी बोल सकता हूँ, व ड़, अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँ र व ड़, इस प्रकार से भी बोल सकता हूँ। इसको मैं ख ड़ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ख और रा, र और व, इनमें यहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मैं इसको क्या बोलूँ, या तो इसको ख बोलूँ या फिर ख व। तो ये भी इसका क्या है, एक दोष है। इस प्रकार के यहाँ पर आपको दोष देखने को मिलते हैं। और अगर इसके वो देखें, हम गुण देखें, तो मैं कोई भी वर्ण बोल रहा हूँ, जैसे मैंने अ बोला, मैंने जो भी ध्वनि निकाली, जो भी उच्चारण मैंने निकाला अपने मुंह से, उसके लिए सिर्फ एक ही वर्ण का प्रयोग किया गया है, जो कि है अ। इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ण नहीं है जिसमें हम जिसका संकेत हम कोई दूसरा लिख सकते हैं। इसलिए ये इसका एक क्या है, गुण है, जो कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से अन्य भी गुण हैं जो कि हमारे काम के उतने हैं नहीं, हमारे एग्जाम में उतने नहीं पूछे जाएंगे, ना कि दोष पूछे जाएंगे। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते थे मैंने वो आपको बताने की कोशिश की है। और तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी फीडबैक के रूप में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना।